हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग ऐसा टॉपिक लाया है जिससे कि आप 12th कॉमर्स में 100 में से 101% ले सकते हैं। है ना कन्फ्यूज़न भरा कि 100% में से 101% कैसे ले सकते हैं। अरे 101% भले ही ना मिले, लेकिन 101% का आप लोगों को नॉलेज जरूर मिलेगा, क्योंकि आज इस तरीके के टर्म्स लेकर आया हूँ जो कॉर्पोरेट लेवल में बड़े भारी भारी होते हैं, जो हम तक पहुँचते ही नहीं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मालूम होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और वही चीज़ें मैं तुम लोगों के सामने लाया हूँ। कल से जो हम की पॉइंट्स ले रहे हैं, देखो कल के की पॉइंट्स थोड़े से सस्ते थे, जो हमारे कानों तक के पहुंच चुके थे, लेकिन बहुत सारे की टर्म्स ऐसे हैं जो सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल के लोगों को ही पता होता है, हम तक के पहुंचते नहीं। वो लोग हमको तुच्छ समझते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इनको बता के क्या फ़ायदा। जैसा बिजनेस का सबसे चलने वाला जो रूल होता है उसका नाम है ईबिटा। इसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, ईबिटा क्या होता है। तो ये होता है, इससे पता लगता है कि आपका बिजनेस चल रहा है या यानी प्रॉफिट है या लॉस है, ईबिटा करके रहता है। तो वैसे ही आज कुछ ऐसे के टर्म्स लाया हूँ जिसमें आपको 101% मिलने की संभावना है। क्या में? नॉलेज में। अब पेपर में ये इट्स अप टू यू कि आप लोग कितना लेते हैं, लेकिन नॉलेज भरपूर मिलेगा यहाँ। 101% 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड। तो एनएसए व्लॉग में आपका स्वागत है। नीलेश सर अकेडमी एनएसए आपका स्वागत करती है। और आप लोगों को वीडियोस अगर अच्छी लगती है हमारी, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि और कौन सी वीडियो बनाएं, और साथ में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलें, और कोई ज़रूरतमंद के साथ भेज दो। इतना तो पुण्य कमा लो, नहीं तो इतने पाप लेके कहाँ जाओगे। चल शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये हमारा लेसन का नाम है। और हम लोगों ने जो की टर्म कल 8 लिया था, उसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 काउंटिंग में पूरे आज खत्म होने वाले। उसमें पहला है कॉमन सील। कॉमन सील आज तक के हमने मालूम है कॉमन सील को क्या नाम से जाना है? ठप्पा। देखोगे ना, ठप्पा मिलता है ना, वही ठप्पे को कहा जाता है कॉमन सील। अच्छा, ये ठप्पा बना क्यों यार भैया? ओनर की साइन ले लो, वो सबसे बड़ी सील है वो, है ना, साइन मिल जाए। हम देखो कोई सेलिब्रिटी आता तो उसके पीछे जाते, अरे ठप्पा दो ठप्पा दो। ठप्पा तो बोलते क्या भैया? ऑटोग्राफ, है ना, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। तो क्या होता है कि अगर 1, 2, 3, 4 ऐसे अगर काउंटेबल अगर नंबर है, तो हम लोग आसानी से साइन कर सकते हैं ना। वही चीज़ अगर हजारों में करना है तो, जैसे तुम्हारे प्रिंसिपल की साइन हर एक इसके ऊपर होनी चाहिए रिपोर्ट कार्ड पे, ये मैंडेटरी है स्कूलों का। तो देखना उसके साइन की जगह ना उसके साइन का ठप्पा होता है। जाते जाते भक्त से मारते जाते, है ना। अब ये कॉमन सील बनने के पीछे का तात्पर्य ये है गवर्नमेंट का कि भैया अगर बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा मॉब है तुम्हारे पास, जहाँ तुम्हें साइन करना है, और तुम्हारे पास समय कम है, तो एक लॉ इस तरीके का निकला, गवर्नमेंट ने इस तरीके का निकाली कि एक कॉमन सील बनाई जाए जो तुम्हारी प्रोप्राइटरशिप या तो तुम्हारी ओनरशिप दिखा सके, और वो लीगल रहेगी कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर वो ठप्पा लगता है तो लीगल रहेगा, लेकिन उसका दुरुपयोग होना बहुत चालू हो गया था, क्योंकि कॉमन सील जो है वो ऐसे ही नहीं बनती थी। पहले आपको एक ऑथोराइज्ड लेटर चाहिए रहता था कंपनी का, जिसको हम बोलते हैं लेटर हेड पे ऑथोराइज्ड और सिग्नेचर। वो सिग्नेचर पहले मैच की जाती थी और उसके बाद कॉमन सील दी जाती थी बनाकर। रबरी कुलीचा सिक्का नाही का आपला, हेच म्हणून राहिलो मी, है ना, नहीं तो कॉमन सील म्हणजे काय है, कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो अब क्या होता है कि भैया एक काम करता हूँ ना, मैं TCS का ना सील बना के मैं खुद ही ला लेता हूँ, दे देंगे वो लोग। अच्छा, सील बनती कितने में? 30-40 रुपये में, मालूम है ना, 30-40 रुपये की सील रहती। लेकिन जो कंपनियां बनाती ना, उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन आजकल के ज़माने में कर लेते कुछ भी उल्टा ढाल और दे देते। उसकी वजह से कैसा है, उसका मिसयूज बहुत होता है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशली चीज़ें अच्छे के लिए लॉन्च होती है, लेकिन वी आर इंडियंस, हम लोग जब तक कि वो चीज़ का दुरुपयोग ना करें तब तक के काय के इंडियन, है ना, है कि नहीं। जैसे AI काय के लिए बना? हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए।
हमारा समय बचाने के लिए, हमारी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा उजागर करने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें? दुरुपयोग। मैं हल्कू हूँ रे, मैं आलू हूँ रे, चेहरे पे घसले रे, यही करते ना हम लोग। हम लोग यही दुरुपयोग करना बहुत ज़्यादा चालू कर देते। तो वैसे ही कॉमन सेंस का भी दुरुपयोग होता है। लेकिन अगर देखा जाए इसकी डेफिनेशन तो क्या है? इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सिग्नेचर। ये एक सब्स्टिट्यूट होता है कंपनी सिग्नेचर का। लॉ हैज प्रोवाइड फॉर द यूज ऑफ कॉमन सील विद द नेम ऑफ द कंपनी एनग्रोव्ड ऑन इट। हमारे एज पर हमारे गवर्नमेंट रूल उन्होंने हमें ये लॉ दिया है कि हम अपने कंपनी का नाम या तो सिग्नेचर एनग्रो करें एक रबर के ऊपर और उसे हम लोग ठप्पा बनाकर यूज़ कर सके, और वो उसमें उतना ही पावर रहेगा जितना एक हैंडमेड साइन में रहेगा। ये हमारे लॉ बाय लॉ नेचर है। अगर देखो कहीं किसी ने ठप्पा दे दिया उसके ऊपर मान में सिग्नेचर भी मार देता है, ये बेवकूफ़ी है। सिर्फ ठप्पा भी अगर रह गया और सिग्नेचर नहीं रही ना तब भी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। लेकिन हम लोग बोलते नहीं नहीं ठप्पा हुआ उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है, तो ये पूरा बेवकूफ़ी है। ट्रेंड चलते रहता है ना, तो ट्रेंड चलना चालू हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ ठप्पा है तब भी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसमें सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल वो भी आ जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर यानी कि एक ऐसा सिग्नेचर रहता है जो गवर्नमेंट से वेरीफाइड होता है, और वो ठप्पे के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। या तो उसकी एक सॉफ्ट कॉपी होती है, जैसा लोगो वगैरह होता है ना, अपन कॉपी पेस्ट करके कहीं चिपका सकते हैं, तो वैसा आप चिपका सकते हैं। लेकिन कब? जब गवर्नमेंट वो सिग्नेचर को ऑथोराइज करके डिजिटल सिग्नेचर बनाए तब, ठीक है। उसके लिए डिपार्टमेंट है ITR और GST जैसे इस तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपका सिग्नेचर वेरीफाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड क्या होता है? When a company borrows money for a period of more than 18 months, ये याद रखना 18 months, especially from debenture holder, it has to make an agreement with the trustees of the debenture holder. जब भी कोई कंपनी उधारी लेती है 18 महीने के ऊपर वाली, तो वो क्या करती है? एक डॉक्यूमेंट साइन करके देती है जिनसे वो उधारी ले रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रस्ट डीड। ये खासकर किसके लिए होता है? डिबेंचर्स। अच्छा, ये डिबेंचर मालूम है ना कौन है? हम उनसे उधारी ले रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि हाँ ये हमसे उधारी ले रहे हैं, क्योंकि हम उनको लिखित तौर पे दे रहे हैं कि भैया तुम इतना हमको दो और हम आपको इतना रुपए वापस करेंगे ज़्यादा बना के, ठीक है। और वो शेयर के रूप में होता है, डिबेंचर के रूप में होता है। लेकिन एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? हम लोग साहूकारी पना कर रहे हैं। साहूकारी यानी कि क्या? हम लोग आगे वाले को पैसा दे रहे हैं और इंटरेस्ट वसूली कर रहे हैं। तो डिबेंचर वही होते हैं। तो डिबेंचर एक रूप है जो कंपनी जिससे उधारी लेती है, लेकिन वो उधारी लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट साइन करके वो देती है, जिसे हम लोग ट्रस्ट डीड के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि वो जो उधारी हम लोग ले रहे हैं वो 18 महीने कम से कम होनी चाहिए। 12 महीने की रही तो हमें ट्रस्ट डीड बना के देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 18 महीने के ऊपर अगर है तो हमें ट्रस्ट डीड बना के देने की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ कंपलसरी लॉ बाय आवर गवर्नमेंट। समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड चार्ज, देखो यहाँ फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, कोलैटरल सिक्योरिटी, ये मालूम है क्या? एक ही सिक्के के 3 पहलू है, हेड टेल। तीसरा पहलू कौन सा? खड़ा। या तो चीत आएगा या तो पट आएगा, उसके अलावा आएगा क्या सिक्के में? नहीं। लेकिन अगर सिक्का खड़ा हो गया तो, है ना, तो उसे कहेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी। तो क्या है देखते हैं। फिक्स्ड चार्जेस, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मॉर्गेज ऑफ डिस्टेंस एसेट अगेंस्ट विच अ लोन इज टेकन। क्या होता है? हम लोग जब अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना यानी कि हम अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज को हिंदी वर्ड क्या बोलेंगे हम लोग? गिरवी रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको गिरवी रखने के, देखो लोन के का जो अमाउंट है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त जो चार्जेस है वो आपको पेश करने पड़ेंगे। कैसे, किस तरीके से? आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या नहीं, कंपनी ये वेरीफाई करेगी। तो कंपनी क्या करेगी? वो डॉक्यूमेंट्स को हर एक डिपार्टमेंट में भेजेगी और वहाँ से वेरीफाई करेगी। तो ये वेरीफाई करने के चार्जेस हो गए। लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाने के जो चार्जेस हो गए, पेपर के, पेन के। कंपनी मालूम है क्या? बैंक के हमसे ही पूरा वसूलती है हर चीज़, इवन उनका ट्रैवलिंग अलाउंस तक के हमारे वो फिक्स चार्ज में से जाता है। तो इस तरीके के जो चार्जेस हमको लगते हैं तो उसे कहा जाता है फिक्स चार्जेस, जो हमारे मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेते हैं, तो उसे कहेंगे हम लोग फिक्स चार्जेस।
फ्लोटिंग चार्जेस कैसे, सेम वही चार्जेस, लेकिन एग्जैक्ट कितना रुपए लगेगा ये नहीं मालूम, चार्जेस के रूप में। यहाँ तुमको बता दिया जाता है भैया आपको लीगल चार्जेस जो है वो 10,000 12,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बताया गया कि भैया आपको इसके चार्जेस पे करने होंगे, अगर अपन ने पूछे कि कितने, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि कितने चार्जेस लगेंगे। तो जब अपने को चार्जेस का अमाउंट ना पता हो तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्लोटिंग चार्जेस। अ लीगल चार्जेस एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑन द एसेट जनरेटिंग ऑफ अ बिजनेस। एक लीगल चार्जेस होता है सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में जो हम लोग अपने बिजनेस के लिए लेते हैं, लेकिन वो फ्लोटिंग चार्जेस किस तरीके के होते हैं पता नहीं। अच्छा, इसमें हम लोग इंटरेस्ट भी ऐड करते हैं। अब देखो फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है और एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट यानी 12%, एग्जाम्पल के तौर पे 12% महीने साल का चार्जेस लगेंगे या इंटरेस्ट लगेगा, तो हमें कैसा 12% ही देना होता है। लेकिन किसी में होता है फ्लोटिंग चार्जेस, 12 के 13 भी हो सकते, 13 के 14 भी हो सकते, मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से, तो उसे कहा जाएगा फ्लोटिंग रेट। तो 12% है, ये साल मैंने 12% ब्याज भरा हूँ, तो अगले साल हो सकता है 13% भरूँ, या तो हो सकता है 11% भरूँ, यानी कि हो सकता है कि मैं ज़्यादा भी भरूँ या तो कम भी भरूँ, तो इसे कहा जाता है फ्लोटिंग चार्जेस। तो ये डिपेंड करता है रेपो रेट ऑफ रिजर्व बैंक। अब ये क्या होता है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग। रेपो रेट के हिसाब से हमारे चार्जेस में उतार चढ़ाव देखने के लिए हमें मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बैंक वो चीज़ को नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है उनका हर एक पैसा ग्राहक से वसूलना है, तो वो लोग कैसा है अपने इसमें कम नहीं करते, अपने जो इंटरेस्ट है उसमें कम नहीं करते, तो उन्हें ज़बरदस्ती फिर गवर्नमेंट करवाती है कि भैया कर, कस्टमर का थोड़ा तो फायदा होने दे, कितना नहीं छोड़ेगा। जैसा देखो मान के चलो तुमने 10 लाख रुपए लोन लिया है, मान में तुम भरते कितना हो, ऑन एन एवरेज 15 लाख रुपए भरते हो कम से कम, यानी 50% अमाउंट भरते हो। कोई भी जब आप लोग लोन लेते हो तो लोन लेना यानी कि अपने को ऐसा लगता है पैसा एकदम से आ जाता है, लेकिन भैया उसको भरने में कमर टूट जाती है लोगों को। तो इसीलिए लोन बहुत घातक चीज़ है, वो तब तक ना लिया जाए जब तक कि आपको इतनी ज़रूरत ना पड़े कि बस उसके बिना आप ज़िंदगी नहीं जी सकते। ये एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखिएगा, तभी लोन लीजिएगा, नहीं तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोन तभी लिया जाएगा जब आप उसके बिना मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, मर नहीं जाएंगे, नहीं जी नहीं पाएंगे, तभी जाके वो लोन लीजिएगा। एक ये चेतावनी है, समझ में आएगा। फ्लोटिंग चार्जेस, कोलैटरल सिक्योरिटी दैट इज एडिशनल टू द मेन सिक्योरिटी फॉर अ डेट। कोलैटरल, अच्छा कोलैटरल यानी कि अचानक, वैसे कोलैटरल का मीनिंग है ना अलग अलग जगह अलग अलग होता है। कोलैटरल डैमेज बोले तो गेहूं के साथ साथ घुन भी पीसना। देखो मेरा टारगेट आकाश है, मेरे को आकाश को गोली मारना है। कोलैटरल माल में आया कहाँ से शब्द ये बताता हूँ, ये आया है आर्मी या तो पुलिस से, ठीक है। अब मेरे को आकाश को गोली मारना है, लेकिन वो 4 लोगों के साथ खड़ा है, आकाश के ऊपर निशाना लगाया मैंने, आकाश हल गया, लेकिन गोली लग गई इसको। अच्छा मेरा इंटेंशन था कि इसको मारने का, तो ये क्या हो गया मेरे लिए कोलैटरल डैमेज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोलैटरल डैमेज। लेकिन मारना किसको था मेरे को, आकाश को। फिर मैंने रीलोड किया, फिर आकाश को मार दिया, हो गया। यानी कि मेरा टारगेट पूरा हुआ, लेकिन वो टारगेट पूरा करने के लिए क्या हुआ, एक बेगुनाह की जान चली गई। लेकिन इसके लिए मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा टारगेट कौन था, ये। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, कोलैटरल डैमेज। अब ये हो गया इंसानी रूप में, वहाँ से ये शुरुआत हुई और यहाँ ये कोलैटरल सिक्योरिटी, हर जगह कोलैटरल डैमेज, कोलैटरल सिक्योरिटी, ये हर जगह आ गया। अब डेब्ट, जब हमारा पैसा, मान के चलिए कि कोई बैंक हमें लोन देती है, तो कोलैटरल सिक्योरिटी रखती है अपने पास। देखो तुम लोग कुछ अगर गिरवी रखते हो तो ही बैंक तुम्हें पैसा देती है ना, उसे ही कहेंगे हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर मुझे घर बनाने के लिए लोन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, क्या गिरवी रखूँगा, अपने आप को। तो किसको रखूँगा भैया, जो घर पे जो जगह पर लोन बन रहा है वो जगह के कागजात मैं गिरवी रखूँगा, तब जाके मुझे होम लोन मिलेगा। समझ में आया, तब जाके मुझे, और ये जो मैंने कागजात जो रखा हूँ ये हो गया मेरा कोलैटरल सिक्योरिटी। समझ में आया।
तो इसके ये भारी भारी शब्द है जो तुमने अभी तक सुने नहीं, और ये सुन लो, इसलिए मैंने बोला था ये 101% तुम लोगों को एग्जाम में दिलवाएगा। क्या दिलवाएगा? नॉलेज। ठीक है, परसेंटेज कमाना इज अप टू यू, कि परसेंटेज कितने कमाना है, क्योंकि वो भारी भारी शब्द नहीं बोलूँगा कि ये पढ़ लो तो 90% मिल जाएंगे। बेवकूफ़ है, चूतिया बनाना है और कुछ नहीं है ना। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना कमाना है, तुम लिखते किस तरीके से हो, कितना अच्छा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चले आगे। पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर। अब ये क्या होता है? कैपिटल यानी क्या? मेरे बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लग रहा है। अब ये जो पेड अप कैपिटल होता है ये अपने जेब से नहीं जाता, शेयर होल्डर की जेब से जाता है। जब हम शेयर के रूप में पैसा कंपनी में लेते हैं तो उसे ही दूसरा नाम है शेयर के अलावा पेड अप कैपिटल। अच्छा, ये जो पेड अप कैपिटल है, देखो मेरी कंपनी है, मेरे को कंपनी चलाना है, मेरे को कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा मेरे पास था, उतना लगाया, लेकिन मुझे और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? अपनी कंपनी के शेयर लॉन्च करूँगा। तुम चारों ने शेयर खरीदे, तुमने वो शेयर खरीदे, तुमको क्या मालूम है कि हमारे पास ये कंपनी के शेयर है, लेकिन मुझे मालूम है, क्या मालूम है? पेड अप कैपिटल पता है। वो शेयर का नाम मेरे रूप में क्या हो जाएगा? पेड अप कैपिटल। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ लिया हूँ अपना धंधा चलाने के लिए। समझ में आया? यानी कि एक ही चीज़ के दो रूप, जो तुमको पता है वो है शेयर, और जो मुझे पता है क्योंकि मैंने वो लिया हूँ तो वो है पेड अप कैपिटल। समझ में आया? एक ही चीज़ के दो नाम। जब भी हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं और उसे अपने बिजनेस में लगाते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे पेड अप कैपिटल। समझ में आया? बड़ा इजी है डेफिनेशन, लेकिन इसके पहले सुने थे क्या ये वर्ड? नहीं, इसलिए मैं बोला ये बारी बारी शब्द मैंने उठा के लाया हूँ। डिपॉजिटरी, an organization or an institution which hold and transfer the ownership of the securities such as share, bond, debenture in electronic form on the behalf of investor। कल याद है मैंने स्पेकुलेटर का एक बताया था, स्पेकुलेटर ना हिंग लगे ना फिटकरी फिर भी रंग चोखा। उसका कुछ भी नहीं होता है, लेकिन तब भी वो खरीद बेच करके अपना प्रॉफिट कमा लेता है। एजेंट गिरी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। एजेंट का कुछ नहीं होता है ना। तो वैसे ही इस तरीके के डिपॉजिटरी में क्या होता है कि भैया मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है भैया कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक अकाउंट खोल लिया, उसमें मैंने पैसे डाल दिया। अब मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र रखा, डोलेस को फाइनेंशियल एडवाइज़र रखा, क्योंकि डोलेस है यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र के लायक दिखता है। अब वो क्यों दिखता है? तुम लोगों ने वो देखे होंगे लाफिंग बुद्धा, उसको क्या के लिए रखते हैं हम लोग? पैसे के लिए। वो लाफिंग बुद्धा कैसा होता है? इसलिए डोलेस इज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, चलो, तो ये क्या करेगा मेरे बिहाफ में? वो पैसा जो है, वो शेयर जो है, वो बॉन्ड जो है, जो भी उसको जहाँ इन्वेस्ट करना है वो वहाँ इन्वेस्ट कर देगा। उसे ही कहा जाता है डिपॉजिटरी। यानी कि मेरे बिहाफ में मुझे पता ही नहीं है कि उसका हो क्या रहा है, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइज़र मेरा तो बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि जब मुझे फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल एडवाइज़र को फ़ायदा होगा। तो वो क्या करेगा मेरे बिहाफ में? वो किसी के नाम ट्रांसफ़र कर देगा, या कहीं कुछ और इन्वेस्ट कर देगा, कहीं होल्ड करके रखेगा, कुछ भी करेगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है, जैसे कि तुम्हारे बैंक होती है। अच्छा, तुमने बैंक में आके पैसा जमा किया तो तुमको क्या लगता है वो बैंक में जमा है, लेकिन नहीं, तुम्हारे बिहाफ में वो पैसा मालूम है किसी और को दिया जाता है, लोन के रूप में या किसी और के रूप में। तुमने जो नोट बैंक में जमा की है, जाके दोबारा मांगना, उसके ऊपर लिखना 190 वफा है ना। एक 10 रुपये के नोट पे बड़ा फेमस हुआ था, है ना। तो वैसे ऐसे कुछ लिख लो उसके ऊपर और बोलना कि भैया मैंने है ना ये वाली नोट जमा किया था, 2 दिन के बाद जाना, या तो 1 घंटे के बाद ही चले जाना, तुमको वो नोट दोबारा नहीं मिलेगा, है ना, दोबारा नहीं मिलेगा। यानी कि तुमने जो पैसा जमा किया है वो तुमको वही पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, वो पैसा किसी और को जाता है, जो तुम्हें पता नहीं होता है। लेकिन जब भी हम पैसा निकालना चाहें तो पैसे हमें मिलते हैं। इसे ही कहा जाता है डिपॉजिटरी, कि हमने तो पैसा जमा किया लेकिन वो कहाँ किसको जा रहा है ये हमें पता नहीं होता है, लेकिन सेव जरूर होता है।
जब भी हमें ज़रूरत रहेगी तो वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा। इट इज़ कॉल्ड डिपॉजिटरी, जो बैंकों में होता है। समझ में? बैंक हमको थोड़ा बहुत जो ब्याज देती है किस भरोसे देती है? ऑब्वियसली तुमसे जो पैसा लेती है बैंक में जमा करती है और यहाँ से वो लोन बांटती है। लोन का ब्याज जब आता है, अगर मान के चलो कोई लोन का 10% आ रहा है तो तुमको उसमें से क्या करती हो, 2% देती है, 8% खुद रखती है। उनका भी फायदा, तुम्हारा भी फायदा, है ना? तो ये होता है डिपॉजिटरी सिस्टम। समझ में? चलो आगे बढ़ते। चार्जेस ऑन एसेट। When a company borrowed from a bank, it may offer as a security for a loan that is known as the charges on its asset, including stock of finished good. अब क्या होता है, मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और मुझे बैंक से लोन लेना है। ठीक है, कंपनी के नाम से तो है यार, लोन पहले से चल रहा है, अब मुझे है ना और लोन चाहिए, तो भैया मैं लोन काय के ऊपर से लूँगा? मालूम है भैया, मैं ये सामान बेचूंगा तो पैसे दूंगा। तो बैंक क्या करेगी, वो देखेगी कि तुम सामान क्या बनाते हो, उसका प्रोडक्शन कितना है और उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, और उसके हिसाब से तुमको लोन दे देगी। तो उसे ही हम लोग कहेंगे चार्जेस ऑन एसेट। इसके अंदर तुम्हारा बना हुआ फिनिश्ड गुड, यानी कि कोई जो चीज़ तुम प्रोडक्शन करके जो मार्केट में लॉन्च किए हो, ये इंक्लूड होता है। इसे कहते हैं चार्जेस ऑन एसेट। चार्जेस ऑन एसेट कि भैया मैं लोन तो दूंगा, लेकिन जो बेच रहा है ना, इसमें चार्जेस जरूर लगाऊंगा, इसमें चार्जेस जरूर लगाऊंगा। अब इसका एक सीधा सीधा एग्जांपल है, देखो गवर्नमेंट का टैक्स जीएसटी। वो बिस्किट का पैकेट एक ले लिए तुमने 10 रुपये का, उसके ऊपर मान के चलो वो 8 रुपये का, लेकिन 2 रुपये गवर्नमेंट टैक्स है। गवर्नमेंट ने बनाई क्या वो बिस्किट का पैकेट, लेकिन वो क्या हो गया, चार्जेस ऑन एसेट। उसे हम लोग चार्जेस ऑन एसेट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए चार्जेस। समझ में आया? भारी भारी शब्द है, सर के ऊपर से जाते बरा। मीनिंग अगर अच्छे से समझेंगे तो पता चलेगा। ये वीडियो बार बार देखेंगे तब जाके आपको मीनिंग समझ में आएगा, नहीं तो बैल के जैसी मुंडी हिलाएंगे तो बैल बुद्धि बन जाएंगे। तो इसे याद रखना, समझे? और सोना थोड़ा कम करो पढ़ाते वक्त, ठीक है? समझे? चल, अंडर राइटिंग शेयर। अंडर राइटिंग शेयर ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार ये वाला की टर्म है। क्यों है? अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी मे बी अंडर रिटर्न। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। अपन कपड़े खरीदने गए बढ़िया एक नंबर स्टोर में, ठीक है? स्टोर में अपन खरीदने गए। अब वो जो दिखा रहा है अपने को कपड़े, अपन वो देखते हैं और उसमें से सिलेक्ट करते हैं, है ना? तो ये हो गया नॉर्मल जिंदगी। अब इसमें मेंटोस जिंदगी क्या है? भैया मुझे वो चीज़ दिखा जो तूने अभी तक किसी को नहीं दिखाया, और वो मेरे को खरीदना है। तो वो अंदर से अपने वाले कलेक्शन लाएगा जो उसके पास फ्रेश आए हैं, क्योंकि हर कपड़े की दुकान वाला क्या करता है, अपना पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए पहले पुराना बाहर रखता है और नया वाला अंदर रखता है, ताकि पहले पुराना वाला सेल के रूप में बिक जाए, सेल लगा देता है उसके ऊपर, और उसके बाद में फिर वो नया वाला स्टॉक निकाल के वो बेचता है महंगे दामों में, है ना? यानी कि उसके पास दो तरीके के कपड़े होते हैं, है ना? जो डिस्प्ले में बाहर अलग होते हैं लेकिन अंदर अलग होते हैं। तो अगर हमने जो चीज़ हमें दिख रही है आंखों से वो चीज़ अगर खरीदी तो ये नॉर्मल हो गया, लेकिन हम वो चीज़ की डिमांड कर रहे हैं उसे कि वो ऐसी चीज़ मुझे दिखाए जो अभी तक किसी को भी ना दिखाई हो, पहली बार वो सीधे मेरे पास सामने खोलेगा और वो चीज़ मैं खरीदूंगा। तो वो चीज़ को कहा जाता है अंडर राइटिंग शेयर। हाँ, शेयर होल्डर क्या करता है, वो कंपनी से डिमांड कर सकता है कि भैया मुझे ऐसे शेयर दे तेरे जो अभी तक के तूने पब्लिकली इशू नहीं किया है, तो मुझे तू देगा पहले, बाद में पब्लिक में तू इशू कर उसको। याद है कल एक टॉपिक लिया था मैंने कि अगर मैं एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर हूं तो मुझे है ना शेयर मिलेगा, वो शेयर लॉन्च होने के पहले, ताकि जब वो शेयर लॉन्च हो तो मेरा फ़ायदा यूँ हो जाए। अगर वो 500 का शेयर है, याद है मैंने बोला था कि अगर 500 का शेयर है और मैंने 400 में मुझे मिल गया वो, तो जैसे ही वो शेयर लॉन्च होगा 500 रुपये से लॉन्च होगा, तो जैसे ही वो लॉन्च होता है 100 रुपये का फ़ायदा हो गया मेरा, है ना?
तो उसे ही कहा जाता है अंडर राइटिंग शेयर, जो अभी तक के मार्केट में आए नहीं है लेकिन उसे हम लोग खरीद सकते हैं। लेकिन हम उनके कल के जैसा ही डायलॉग है कि हम उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होने चाहिए। देखो अपने को फ़ोन आता है कोई चीज़, अरे सर हमारा है ना ये पैकेज ले लो, बहुत ज़बरदस्त है। और चलो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम है ना फेसबुक देख रहे हैं, हमें ना यार मेरे को टूर पे जाना है, मेरे को पैकेज चाहिए टूर का। तो ऐसे स्क्रॉल करते हुए दिख रहा है 10,000 में हिमाचल प्रदेश घूम के आओ। भाई 10,000 में हो रहा है क्या? फ़ोन लगाया हमने, भैया हमको हिमाचल प्रदेश का टूर पैकेज चाहिए 10,000 में जो आपका था। ठीक है ले लो 10,000 में, ठीक है। और अगर हमने बोले अरे यार कुछ कम नहीं हो सकता क्या? नहीं सर 10,000 सबसे कम है, जान दो सर हम कहीं और से देखते। सर एक काम करो, आज ही हमारे पास एक पैकेज लॉन्च हुआ है, केवल सर वो 7,000 रुपये के अंदर है, 6,999 में वो ऑफर है, केवल आज के लिए सर। अभी 10,000 कहाँ रह गए और 7,000 कहाँ रह गए? हाँ बुक कर दे, होता है ना ऐसा। तो वही चीज होती है कि गुमराह करना, तो उसे ही हम लोग कहेंगे अंडर राइटिंग शेयर। अंडर राइटिंग शेयर यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऑफर जनरेट करके पहले ही दे रहे हैं। पहले दिखाने के दांत कुछ और है और खाने की कुछ और होते हैं। और ये क्या होता है, सर्टनली यानी अचानक से चेंज किया गया ऑफर, जो आप तक के पहुंचता नहीं है, आप जब डिमांड करते हो तब मिलता है, जिसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं बार्गेनिंग, मोल भाव करना, है ना, जो हर एक लेडीज का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, मोल भाव करना। अपन अगर सब्जी लेने जाएंगे तो 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में लाएंगे, है ना, लेकिन अगर कोई लेडीज़ अगर साथ में ना, तो हो सकता है कि 10 रुपये की चीज़ वो 9 रुपये में ला के दिखा सकते। अपन नहीं करते मोल भाव ज़्यादा, है। तो ये होती है बार्गेनिंग करने का तरीका है। चलो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कमर्शियल पेपर, द डेट इंस्ट्रूमेंट विच इज इश्यूड बाय द कॉर्पोरेट हाउस फॉर राइजिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम द मनी मार्केट। अब क्या होता है, मेरा बिजनेस चल रहा है, अब बिजनेस में थोड़ी सी अड़चन आ गई या तो कुछ एक्सपांशन है, कुछ है, अब मेरे को है ना मार्केट से पैसा उठाना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने कमर्शियल पेपर जनरेट करूँगा। मुझे शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए इतना लोन चाहिए। तो मार्केट में ऐसे बहुत लोग साहूकार, जिसको हम लोग पहले के ज़माने में साहूकार बोलते थे ना, अभी हम लोग मनी लेंडर बोलते हैं, जो छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट फाइनेंस करते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी क्या, बिजनेस वालों को ही पैसा देते हैं और किसी को नहीं। होम मेकर है, अगर अपन लोग होम वाले अपने को नहीं मिलेगा, लेकिन अपन कॉर्पोरेटर है, अपन कॉर्पोरेटर नहीं वाले नहीं, कॉर्पोरेट बिजनेस में है अपन, तो क्या होगा, वो अपने को लोन देगा, क्योंकि उनका काम है सिर्फ कॉर्पोरेट बिजनेस को लोन देना। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। हो सकता है वो 10 दिन के लिए दे, हो सकता है 15 दिन के लिए दे, हो सकता है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग रहेंगे। उसके लिए जो कमर्शियल पेपर की ज़रूरत पड़ेगी लोन लेने के लिए, उसे ही कहा जाता है कमर्शियल पेपर। जैसे कि हमें होम लोन अगर लेना है तो हमें घर के कागजात दिखाना होगा, वो घर के कागजात में इतने जल्दी नहीं जाने का, 9:15 हुआ है, 9:30 होने का है, तो बैठ जाओ जगह पे, ठीक है, हाँ जल्दी है ना, जाओ। चलो, तो कमर्शियल पेपर समझ में आया तुमको क्या होता है। जब भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन मार्केट से चाहिए तो हमें इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमको शॉर्ट टर्म लोन मिल सके। समझ में आया, कमर्शियल लोन, कमर्शियल पेपर। अब ये टर्म्स के लिए आपको ये वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, बार बार देखेंगे तभी जाके आपको हर एक की टर्म्स प्रॉपर समझ में आएंगे। और ये सैटरडे को मैं यही पूरे कुल मिला के जो 18 की टर्म्स है, ये 18 की टर्म्स में से मैं केवल और केवल 8 की टर्म्स के ऊपर टेस्ट लूंगा। समझ में आया, सिर्फ केवल 8 समझ में आया। और कौन से वाले की टर्म्स में लूंगा ये भी मैं तुमको बता दूंगा, तो ताकि तुम और अच्छे से उसको याद करो, अच्छे से उसको मीनिंग समझो और अपने मन से लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है, समझ में। और लेकिन अच्छा लिखना है, ऐसा शॉर्टकट नहीं लिखना है जैसे पिछले बार लिखे थे। अच्छे से मीनिंगफुल लिखो और ये वीडियोस को लगे तो बार बार देखो,
ताकि तुम्हें मीनिंग अच्छे से समझ में आए और खुद के सेंटेंस जनरेट करके तुम लिख सको। ठीक है, तो ये होगा हमारे की टर्म्स। अब हम सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के लेसन में एक्चुअल क्या है, व्हाट इज इक्विटी शेयर, व्हाट इज ओन कैपिटल, व्हाट इज ढमका फलाना, ये सब चीज़ें देखेंगे हम लोग। हमने पहले क्या किया, की टर्म्स देख लिया ताकि हमारे बुद्धि में ये चीज़ हो जाए कि इसे कहते क्या है, क्योंकि यही चीज़ें अब तुमको पूरे चैप्टर में टकराने वाली है। तो कल से हम देखेंगे पूरे नोट्स विथ ईच एंड एवरीथिंग इन अ पॉइंट मैनर। हम लोग पॉइंट वाइज हम लोग जो बनाते हैं, तो पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।